हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रेंड एंड फू। अभी तक हमने बात की है क्योंकि आप जानते हैं कि हमारा ये रिवीजन चल रहा है और अभी तक हमने समझा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में जो भी टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं, ज़्यादा फोकस किन टॉपिक पे हमारा रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ टॉपिक हमने स्टार्ट यहाँ पर कर लिए हैं। जैसे आपने इंट्रोडक्शन की बात की है, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपने जो बेसिक सी चीज़ें जो हम समझते हैं कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो क्या होते हैं, कहाँ रहते हैं, क्यों हम इन्हें पढ़ रहे हैं, इसके बारे में हमने बात की थी। क्लासिफिकेशन पे हम बात कर रहे थे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके क्लासिफिकेशन के बारे में हमने बात की है। आपने कहा कि जो यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनके अलग अलग ग्रुप्स हमारे पास आते हैं। सबसे पहला जो ग्रुप हमने यहाँ पर देखा है वो है बैक्टीरिया, ठीक है। अब हमने ये बात की है जो बैक्टीरिया हैं वो दोनों टाइप के हो सकते हैं, हार्मफुल भी हो सकते हैं और जो बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बारे में आगे बात करेंगे। आपको कुछ बेसिक सी चीज़ें बताई गई हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर से रिलेटेड। हमने कहा बैक्टीरिया क्या है। सबसे पहले जो हमारे पास सेंटेंस आया था उसमें क्या हमने बात की थी कि जो बैक्टीरिया है वो क्या, दे आर अ ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। क्या है ये? प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब क्या हमने बोला था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म? आपको ध्यान होगा प्रीवियस लेक्चर में जब हमने बात की थी, जब हमने चैप्टर को पढ़ा था, तब हमने प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को भी समझा था। जैसे कि इसमें कहा गया है, आपको ब्रैकेट में डिफाइन किया गया है कि जिनमें क्या होता है, डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज, ठीक है। हमने कहा जिसमें झिल्लीबद्ध नाभिक या फिर उसमें क्या होते हैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं वो नहीं पाई जाती हैं, उन्हें हम प्रोकैरियोट कहते हैं। थोड़ा सा समझ लेते हैं प्रोकैरियोट के सबसे पहले कि प्रोकैरियोट का मतलब हमने क्या यहाँ पर पढ़ा है। देखो, जब भी हम एक सेल को देखते हैं, जब भी हम किसी सेल को देखते हैं तो सेल का बेसिक स्ट्रक्चर हमारे पास क्या आता है। जैसे कि क्लास 9 में आप जाएंगे और आप पूरा एक सेल चैप्टर पढ़ेंगे, वहां पर हम डिटेल में समझेंगे। एक बार के लिए बेसिक सी चीज समझते हैं। जब हम एक सेल को पढ़ते हैं तो हम इस प्रकार से सेल को हमने बनाया, ठीक है। अब हमने इसे कहा ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है। फिर हमारे पास आता है न्यूक्लियस, ठीक है। और हमने कहा कि यहाँ पर जो एक तरल पदार्थ भरा हुआ होता है उसे हम कहते हैं, ये जो तरल पदार्थ भरा होता है इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो ये एक्चुअली में हमारे पास जो डायग्राम आया है, आई क्या है, ये सेल आई है, ठीक है। हमने कहा, एक बार ध्यान रखिए, जब आपने डेफिनेशन पढ़ी है तो डेफिनेशन में हमने क्या पढ़ा है, दे आर अ ग्रुप ऑफ अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इट मीन्स कि डज नॉट हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। इनमें क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस नहीं होता है और इनमें क्या होती है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज नहीं होती है। इट मीन्स कि प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है इनका रिलेशन है न्यूक्लियस से और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज से। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस क्या होता है, क्या पढ़ा था आपने न्यूक्लियस के बारे में कि क्या होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो आपने कहा न्यूक्लियस क्या है यहाँ पे और इसमें क्या होता है। न्यूक्लियस क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन लेयर है जहां पर आपको एक डबल लेयर मेम्ब्रेन है इस प्रकार से। और इसमें आपने कहा यहाँ पर होता है जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। क्या हमने बोला, हमने कहा डबल मेम्ब्रेन है और ये आपका क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। क्या होता है जेनेटिक मटेरियल नॉर्मली? हमने बोला था मैक्सिमम जो यहाँ पर ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। कुछ वायरस हो सकते हैं, कुछ वायरस ऐसे होते हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो अगर आपसे नॉर्मली पूछा जाता है कि जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, आपने कहा न्यूक्लिक एसिड होते हैं, उसमें डीएनए और आरएनए आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें मैक्सिमम क्या मिलता है, तो आपने कहा मैक्सिमम में आपको डीएनए देखने को मिलता है, ठीक है। अब डीएनए क्या है, डीएनए को थोड़ा सा अगर हम समझें, डीएनए को अगर हम थोड़ा सा समझें कि डीएनए क्या है यहाँ पे,
क्या सबसे पहले तो फुल फॉर्म क्या होती है, डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड होती है, ठीक है, फुल फॉर्म। आपने कहा डीएनए, जब भी आपने देखा होगा, आपने कुछ इस प्रकार की संरचना देखी होगी कि ये हमारा क्या है, डीएनए है। क्या फंक्शन होता है डीएनए का, हमने कहा डीएनए क्या है, एक ऐसा मटेरियल है जिसमें हमारी बॉडी की हर एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। आपकी बॉडी में कोई भी कैरेक्टर, कोई भी गुण, कोई भी लक्षण आप में अगर देखा जा रहा है तो वो आपके डीएनए की वजह से देखा जा रहा है, ठीक है। अब हमने कहा चाहे आपके इंटरनल कैरेक्टर हो या इंटरनल जो प्रोसेस हो या एक्सटर्नल जो आपके कैरेक्टर होते हैं, जैसे कि एक्सटर्नल में हम बात करते हैं, यहाँ पर आपने कहा आपकी हाइट, ठीक है, आपकी आंखों का कलर, आपके बालों का कलर यहाँ पर, ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, आपने कहा ये एक्सटर्नल कैरेक्टर हैं। इंटरनल कैरेक्टर की बात करूं तो मैंने कहा आपकी जो हाइट आप देख सकते हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल दोनों में हम कह सकते हैं, क्योंकि आप हाइट को देख पा रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, जो फिजिकल अपीयरेंस है उसके बेसिस पे आप हाइट को देख सकते हैं। लेकिन हाइट आपकी क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है, ग्रोथ हार्मोन की वजह से बढ़ रही है, ठीक है, जो कि क्या है, इंटरनली सिक्रीट हो रहे हैं। दूसरा हमने कहा हमारी बॉडी में कोई भी हार्मोन यहाँ पर निकल रहे हैं या कोई भी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, ये सभी जो क्रियाएं हो रही हैं ये डीएनए की वजह से हो रही हैं। जैसे कि हमने क्या बोला था, डीएनए के बारे में हमने क्या बोला, डीएनए का कोई एक सेगमेंट ले लीजिए, वैसे इतने बड़े सेगमेंट नहीं होते हैं बट समझने के लिए, ठीक है, डीएनए का एक कोई इतना बड़ा सेगमेंट है, ये कन्वर्ट होता है आरएनए में, ठीक है, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, आरएनए में कन्वर्ट होता है। ये आरएनए कन्वर्ट होता है एक प्रोटीन में, ठीक है, प्रोटीन में कन्वर्ट होगा, और इस प्रोटीन की वजह से आपको कोई भी कैरेक्टर या गुण देखने को मिलता है, ठीक है, क्या बोला हमने। और ऐसे ही बहुत सारे सेगमेंट होंगे, एक सेगमेंट ये होगा, एक ये होगा, इस प्रकार से क्या होते हैं, आपने कहा अलग अलग यहाँ पे क्या होते हैं, डीएनए के सेगमेंट या डीएनए के खंड होते हैं जिनमें सभी यही प्रोसेस होती है। अब ऐसा नहीं है कि सब में सेम प्रोटीन बनेगी, अलग अलग जो खंड होते हैं उनमें अलग अलग प्रोटीन बनेगी, और वो अलग अलग प्रोटीन अलग अलग कैरेक्टर को यहाँ पर क्या करेंगे, दिखाएंगे, अलग अलग कैरेक्टर को एक्सप्रेस करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो प्रोटीन है इससे जो गुण आया है, ये कौन सा गुण है, आपने कहा ये आपकी आई कलर का है, आई कलर, ठीक है। हमने कहा ये जो सेगमेंट है जिससे कि क्या बनी है, प्रोटीन बनी है, और जिससे कोई कैरेक्टर यहाँ पे शो हो रहा है, तो वो कैरेक्टर कौन सा है, आपने कहा ये है हेयर कलर, ठीक है। आपने कहा ये जो सेगमेंट है इसमें जो आपके लिए कैरेक्टर आया है, ये आया है हाइट का, ठीक है। इस प्रकार से आपने कहा अलग अलग जो डीएनए के खंड होते हैं उनसे अलग अलग प्रकार की प्रोटीन बनती है, और अलग अलग प्रकार के जो प्रोटीन है वो अलग अलग प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं, जो कैरेक्टर्स होते हैं, उन्हें यहाँ पर क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। क्लियर है इतना। अब बात आती है इन डीएनए के सेगमेंट को, क्या हमने बोला था, क्या कहलाते हैं ये डीएनए के सेगमेंट, ये जो डीएनए के सेगमेंट होंगे इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम कहते हैं जीन, क्या कहेंगे इन्हें, जीन कहते हैं। तो क्या होती है जीन, अगर आपसे पूछा जाता है जीन किसे कहते हैं, तो हमने कहा जीन क्या है, यहाँ पर डीएनए की क्या है, इकाई है, जो कि किसी भी गुणधर्म या किसी भी कैरेक्टर के लिए क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं या रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे एक जीन ये है तो एक जीन ये है, एक जीन ये है, इसी प्रकार से हमारे डीएनए में असंख्य जीन, बहुत सारे जीन होते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि जितनी भी कैरेक्टर हैं, देखिए अभी तक हमने एग्जाम्पल के लिए आंखों का कलर या आपने कहा जो हेयर का कलर है या फिर आपकी स्किन का जो कलर है या आपकी जो वॉइस है यहाँ पर, ये सभी हमने इस प्रकार के कैरेक्टर देखे। लेकिन इंटरनल कैरेक्टर भी हमने देखे थे जिसमें हमने कहा था कि जो जीन्स है यहाँ पर उनका जो फंक्शन है वहाँ पर वो स्पेसिफिक होता है सेल बेस्ड। इस बात से क्या समझे, इस बात से हम ये समझे, हम सेम एग्जाम्पल वही लेते हैं जो हमने पहले लिया था। हमने कहा कि आप एक जो ग्लैंड है वो पढ़ते हैं पैनक्रियास, ठीक है, अग्नाशय जिसे हम कहते हैं। हमने कहा वहां से रिलीज होता है इंसुलिन। अब इससे पहले एक और चीज समझते हैं, हमने कहा जो डीएनए हमारा, जैसे हमारी सेल है, ये हमारी सेल है, ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे न्यूक्लियस है, और यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। जो जेनेटिक मटेरियल हमारे एक सेल में है वही हमारे सारे सेल में होगा। इतना आप समझते हैं कि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, सेल से मिलकर के बनी होती है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, हमारी बॉडी क्या है, हमारी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की, वो कौन है, सेल होती है। इट मीन्स कि हमारी पूरी बॉडी है सेल से बनी है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, इस प्रकार से बने होते हैं। हर सेल में सेम क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। लेकिन आप देखते हैं कि आपकी हर सेल एक ही जैसा फंक्शन नहीं करती, आपका हर एक ऑर्गन एक जैसा फंक्शन नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि आपका हार्ट का कोई फंक्शन है, आपके लिवर का कोई और फंक्शन है, आपके पैनक्रियास का कोई और फंक्शन है। अब हमने कहा
जो जेनेटिक मटेरियल हमारे लीवर में होगा वही जेनेटिक मटेरियल हमारे पैनक्रियाज में भी होगा। ऐसा तो नहीं होता है कि अलग अलग जो सेल है उसमें जेनेटिक मटेरियल ही अलग अलग हो जाएगा। अगर ऐसा होता तो आपने कहा कि जो डीएनए टेस्ट होते हैं, जो फिंगरप्रिंटिंग होती है, वो नहीं हो पाती, क्योंकि वही है ना कि आपकी हर एक सेल में डिफरेंट डीएनए यहाँ पर होता। तो हमने कहा हमारी हर एक सेल में, ये क्या है, एक पर्सन की बात है, अलग अलग जो लोग हैं उनका डीएनए तो अलग अलग होगा, लेकिन एक व्यक्ति की सारी कोशिकाओं में जो डीएनए वो सेम है यहाँ पर। अब हमने कहा जो डीएनए मेरी लीवर सेल में है वही डीएनए मेरी पैनक्रियाज में भी है, लेकिन पैनक्रियाज से इंसुलिन बनता है और हम मेरे लीवर से इंसुलिन नहीं बनता। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा था ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो जीन है यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल ये जो डीएनए है इसमें बहुत सारे जीन है यहाँ पे, ठीक है। अब ये आपके क्या है, पैनक्रियाज का जीन हो सकता है, ठीक है, ये आपके क्या है, पैनक्रियाज का जीन है, पैनक्रियाज का डीएनए है। और ये डीएनए जो है वो आपकी लीवर सेल का, लीवर जो ग्लैंड है आपकी उसका डीएनए है, ठीक है। ये हटा दूं, ये आप समझ चुके हैं हमने क्या बात की है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या है, पैनक्रियाज है। क्या कहते हैं इसे, अग्नाशय कहते हैं। मैंने कहा यहाँ पर क्या है, एक जो जीन है, जो जीन है, जीन से क्या बन रही है, आपने कहा आरएनए, आरएनए से प्रोटीन, प्रोटीन एक कैरेक्टर को यहाँ पे शो कर रहा है। क्या कैरेक्टर है? इंसुलिन का प्रोडक्शन, इंसुलिन प्रोडक्शन है यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन ये आया था कि ये जो जीन है ये यहाँ पर भी तो हो सकता है, हमने कहा हाँ है, लेकिन डिफरेंस है। क्यों डिफरेंस है? क्योंकि ये जो जीन है यहाँ पर, ये जो जीन है यहाँ पर, ये कैसा है, एक्टिव है, एक्टिव यानी कि सक्रिय है। और और जो सेल है जैसे लीवर सेल है, वहां पर ये जो जीन है वो कैसा है, इनएक्टिव है, यानी कि सक्रिय नहीं है, ठीक है, निष्क्रिय है। तो हमने कहा यही रीजन है कि जो जो जीन इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो जीन इंसुलिन के सिक्रीशन के लिए क्या है, जिम्मेदार है या उत्तरदायी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी पैनक्रियाज में ही एक्टिव होता है और जगह एक्टिव नहीं होता है। इसीलिए यही रीजन है कि पैनक्रिया जो इंसुलिन है वो सिर्फ पैनक्रियाज में क्या होगा, यहाँ पे सिक्रीट होगा, लिवर सेल में सिक्रीट नहीं हो रहा है, ठीक है, क्लियर है इतना। चलिए, अब हमने बात शुरू कहाँ से की थी, अपने टॉपिक पे फिर से आते हैं। बात शुरू हुई थी न्यूक्लियस से, ठीक है। अब हम इतना तो समझ गए हैं कि न्यूक्लियस को एक्चुअली में है क्या। अगर मैं आपसे पूछूं कि न्यूक्लियस एक्चुअली में है क्या, हमने कहा न्यूक्लियस क्या है, डबल मेम्ब्रेन है। एक डबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। क्या है, एक डबल मेम्ब्रेन आती है। इस मेम्ब्रेन के अंदर क्या आता है, आपने कहा जेनेटिक मटेरियल आता है। और इस डबल मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी कहते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक झिल्ली कहते हैं, ठीक है, ये है केंद्रक झिल्ली। अब अपने का पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। ये तो है न्यूक्लियस। मैंने कहा एक तो ये वाला डायग्राम है, एक डायग्राम आता है कि जिसमें सिर्फ ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, इस प्रकार से नहीं, हम सर्कुलर बनाते हैं, ठीक है। ये भी जेनेटिक मटेरियल है, और ये भी जेनेटिक मटेरियल है, दोनों ही डबल लेयर है ना। जैसे आपने कहा कि हमारा जो डीएनए होता है डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है, वैसे ये सर्कुलर डीएनए है, सर्कुलर डीएनए, या जिसे आप जेनेटिक मटेरियल भी कह सकते हैं।
जेनेटिक मटेरियल भी इसे कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या मैं इसे न्यूक्लियस बोलूंगी या नहीं बोलूंगी, क्वेश्चन आपके पास ये आता है कि क्या ये केंद्रक है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक, ठीक है। न्यूक्लियस को हम क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्वेश्चन हमारे पास ये है, क्या यह केंद्रक कहलाएगा? क्वेश्चन ये किसकी बात हो रही है, इसकी बात हो रही है। ये तो हमने कहा ये तो न्यूक्लियस है, ठीक है। क्या हम इसे केंद्र कहेंगे, इसे तो हम कहेंगे, ये तो हमने बात कर ली है। एक बार आप ये सोचिए दोनों में से, क्योंकि हम ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है कि आप पहली बार पढ़ रहे हैं, सारी चीजें हमने डिस्कस पहले भी की हैं। आपको ये देखना है कि दोनों में से, ये तो मैंने कहा ये तो न्यूक्लियस है पूरा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, क्या ये न्यूक्लियस है? ध्यान रखिए ये सर्कल नहीं है, ये कोई मेम्ब्रेन नहीं है, बल्कि ये क्या है, जो सर्कुलर डीएनए है, ठीक है। क्या डीएनए है, डीएनए की क्या है, डबल लेयर है। एक बार देखिए कि क्या हम इसे न्यूक्लियस कहेंगे या केंद्रक कहेंगे या नहीं कहेंगे। नहीं कहेंगे तो क्यों नहीं कहेंगे, और अगर कहेंगे तो क्यों कहेंगे। चलिए, अब आपने ये देखा होगा, आपका जो आंसर यहाँ पर आना चाहिए कि हम इसे न्यूक्लियस तो नहीं कहेंगे। क्यों न्यूक्लियस नहीं कहेंगे, क्योंकि सिर्फ यहाँ पर क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। तो हमने कहा न्यूक्लियस कब हम इसे कहते हैं, जब इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी या केंद्रक झिल्ली जब इसमें पाई जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस का मतलब होता है कि जो आपका जेनेटिक मटेरियल है वो मेम्ब्रेन बाउंड है, मेम्ब्रेन पाई जा रही है। ऐसे इसमें आपकी अलग अलग क्या आती हैं, ऑर्गेनेलीज आती हैं। क्या क्या होती हैं सेल के ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, ठीक है। क्या क्या होती है सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया है, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया है, जैसे कि गोल्जी एपेरेटस हो गया है, जैसे कि यहाँ पे राइबोसोम या लाइसोसोम यहाँ पर हो गए हैं। तो ये जितने भी आपकी क्या आती हैं, सेल ऑर्गेनेलीज आती हैं। सेल ऑर्गेनेली का मतलब क्या होता है, सेल के अंदर आपके पास अलग अलग क्या आती हैं, चीजें होती हैं, ठीक है। उनके काम अलग अलग यहाँ पे होते हैं, फंक्शन अलग अलग होते हैं। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाते रहेंगे वैसे वैसे आप सीखते जाएंगे कि किस प्रकार से किस ऑर्गेनेली का क्या काम यहाँ पर होता है। क्लियर है। जैसे कि अगर हम बात करें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो होते हैं राइबोसोम्स होते हैं, और ये बनाते हैं प्रोटीन को। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में क्या बनती है, एटीपी बनती है, ठीक है। जैसे कि गोल्जी क्या करता है, यहाँ पे पैकेजिंग का काम करेगा। इस प्रकार से हर एक ऑर्गेनेली का अलग अलग काम है। ये सभी ऑर्गेनेली अगर मेम्ब्रेन बाउंड है, जैसे कि आपका क्या है यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल है, तब हम इसे कहते हैं कि ये कैसी है, यूकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है। लेकिन अगर हमने बोला कि सिर्फ जो जेनेटिक मटेरियल है वो नेकेड है, या जेनेटिक मटेरियल के बाहर किसी भी प्रकार की कोई मेम्ब्रेन नहीं पाई जा रही है, इस प्रकार के सेल को हम क्या कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं। और प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं वो क्या है, आपने कहा वो है बैक्टीरिया, जो कि आप अभी पढ़ रहे हैं। तो बैक्टीरिया को हम क्यों यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, हमने एक वो देखा था, याद करने का एक तरीका, कि प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है प्रिमिटिव या पुराना, ठीक है। पी से प्रोकैरियोट और पी से पुराना। पुराने से मतलब है कि जो सिंपल सेल होती हैं, या ऐसी प्रकार की कोशिकाएं, ऐसे प्रकार के जीव जिनका उद्भव सबसे पहले हुआ है, वो क्या होते हैं, पुराने होते हैं। जो पुराने होते हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, उनके जो ऑर्गेनेली हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। और एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया। आपने कहा जो बैक्टीरियल सेल होती है वो मेम्ब्रेन बाउंड यहाँ पे नहीं होते हैं, ठीक है। तो आप समझ आए कि क्यों हमने यहाँ पर कहा था, आप समझ आए कि क्यों हमने कहा था कि ये क्या है, प्रोकैरियोटिक है, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमने बात की थी यहाँ पर, इसी बात अगर क्लियर आपको है, ऐसा आपने रिवीजन कर लिया है, तो आगे बढ़ते हैं। आपने नोट्स बना रखे होंगे, मैं मान के चल रही हूँ आप सभी ने पहले ही ये सारी चीजें नोट करके रखी हैं। अब जल्दी से आप लोग रिवीजन कर रहे होंगे। अब हमने कहा अलग अलग शेप की अगर बात करें तो स्फेरिकल में आते हैं जैसे कोकाई है, रॉड शेप के आते हैं जैसे बैसिलाई हैं, स्पाइरल शेप के आते हैं। इस प्रकार से आपने यहाँ पर क्या किया है, नोट किया है। दूसरा जो ग्रुप हमारे पास आता है वो है फंजाई, या जिसे हम कहते हैं फंगस कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, फंगस जो आपके पास आएगा उसकी कैरेक्टर अगर आप देखेंगे तो हमने कैरेक्टर में क्या बोला था, दे आर अ ग्रुप ऑफ यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैव मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलीज।
अब कवक जो है वो कैसे होंगे, ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या समझा अभी आपने, कि इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है तो इनमें न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। क्लियर है इतना बात, क्लियर है इतनी बात। आपने कहा वे यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जो कि एक झिल्लीबद्ध नाभिक और अंग है, जो आमतौर पर प्रकृति में विषम पोषी होते हैं। कैसे हैं, दैट आर यूजुअली हेटेरोट्रॉपिक, कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। एग्जाम्पल है पेनिसिलियम है, ब्रेड मोल्ड है, मशरूम है, ये आपके एग्जाम्पल आते हैं। अब हमने बात की थी कि पोषण का कौन सा तरीका है। सबसे पहले तो इनका क्या आता है, शारीरिक संगठन आता है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बोला, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आता है। जिसे हम कहते हैं शारीरिक संगठन, जिसमें हमने बोला कि शारीरिक संगठन क्या है, ये यूनिसेलुलर तो नहीं है, मल्टीसेलुलर है। इनमें से कुछ यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे कि मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं। क्या बोला हमने, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में क्या है, मोस्टली मल्टीसेलुलर है। इट मीन्स कि क्या है, ये बहुकोशिकीय है। हमने कहा जो यहाँ पे फंगस होती है या जिसे आप कवक कहते हैं, उनमें क्या है, एक जो एल्गी है वो क्या होती है, एक कोशिकीय भी होती है। तो आपने कहा एक कोशिकीय जो एक कोशिकीय जो फंगस है, एल्गी नहीं है, एक कोशिकीय जो फंगस है, एक कोशिकीय जो कवक आपके पास आते हैं, जिन्हें आप यूनिसेलुलर फंगस भी कहते हैं, वो हमने कहा ईस्ट आती है। ठीक है, आगे जाके ईस्ट के हम फायदे पढ़ेंगे, ईस्ट हमारे लिए किस प्रकार से बेनिफिशियल होता है, ईस्ट का यूज कहाँ कहाँ होता है, ईस्ट हमारे लिए क्या है। आपने कहा ईस्ट हमारा फ्रेंड है, यही तो हम पढ़ रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में हम दोनों चीजें पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फ्रेंड है जो हमें बेनिफिट देते हैं, कौन से हमारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो हमें क्या देते हैं, हार्मफुल इफेक्ट डालते हैं। आपने कहा ईस्ट क्या हमारा फ्रेंड होगा। ठीक है, क्लियर है, ये बात हमने समझ ली है। दूसरी चीज हमने यहाँ पर बात की किसके बारे में, यहाँ पे पोषण के बारे में। हमने कहा कि एक तो हमने समझा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि जो फंगस है उनमें किस प्रकार से यहाँ पर क्या होता है, उनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है। दूसरी चीज हमने समझी है न्यूट्रिशन, इनमें पोषण किस प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो हमने कहा इनमें पोषण कैसा होता है, आपने कहा ये हेटेरोट्रॉफ है, मतलब ये है परपोषी। सेम चीज हमने यहाँ पे बैक्टीरिया में भी पढ़ी थी। सेम चीज बैक्टीरिया में कैसे पढ़ी थी, हमने कहा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन तो कैसा है, प्रोकैरियोटिक है। और अगर हम बात करें न्यूट्रिशन की, अगर यहाँ पर बात की जाए न्यूट्रिशन की, तो आपने कहा ये दोनों टाइप के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉप है और दूसरा आता है हेटेरोट्रॉप। लेकिन ध्यान रखिए, ये ऑटोट्रॉफ ऐसे ऑटोट्रॉफ नहीं है जैसे प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स को हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी फोटो का मतलब होता है लाइट, ऑटो का मतलब होता है स्वयं, और ट्रॉप का मतलब होता है कि जो लाइट के प्रेजेंस में अपना भोजन स्वयं बना रहा है। ये किस प्रकार के ऑटोट्रॉफ है, हमने कहा ये है कीमो ऑटोट्रॉफ। क्या समझे इस बात से, ये ऑटोट्रॉफ तो होते हैं लेकिन किस प्रकार के होते हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ होते हैं। कीमो का मतलब होता है केमिकल, कीमो का मतलब क्या हुआ, केमिकल। इट मीन्स कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड खुद बनाते हैं, उन्हें हम कीमो ऑटोट्रॉप कहते हैं। तो डिफरेंस है कीमो ऑटोट्रॉप में और फोटो ऑटोट्रॉप में। फोटो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल आपके पास प्लांट्स आते हैं, कीमो ऑटोट्रॉप्स के जो एग्जाम्पल आपके पास आते हैं वो बैक्टीरिया आते हैं। ठीक है, तो हमने कहा दोनों चीजें हमने पढ़ी है कि बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा, आपने कहा प्रोकैरियोटिक है, इनका जो सेल है प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर होते हैं यहाँ पर। ठीक है, न्यूट्रिशन दोनों टाइप का पाया जाता है। हमने कहा इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, यहाँ पर यूकैरियोटिक होते हैं, मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों हो सकते हैं। न्यूट्रिशन कैसा है, आपने कहा परपोषी है। अब परपोषी का कौन सा तरीका इनमें पाया जाता है, सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ा था जिसे हमने मृतजीवी पोषण कहा था। ठीक है, कैसे है ये, मृतजीवी पोषण इनमें पाया जाता है। क्या समझो इस बात से, कि ये सड़े गले पदार्थों पर उगेंगे। जैसे मशरूम आप खाते हैं, इस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको दिखता होगा जब भी आप बरसात के मौसम में यहाँ पर देखते होंगे। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट ग्रुप में क्या पढ़ा था, प्रोटोजोआ हमने पढ़ा था।
प्रोटोजोआ इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। कैसे इंटरेस्टिंग है, ध्यान रखेंगे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ में थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी सिमिलैरिटी है। कैसे, हमने कहा यहाँ पे प्रोटोजोआ दे आर अ ग्रुप ऑफ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म दैट मे बी parasitic or living independently and are heterotrophic, can't prepare their own food in nature। एग्जाम्पल है अमीबा है, पैरामीशियम है, एक्सेट्रा है। दो चीजें हमने कही है इसके बारे में। हमने कहा ये कैसे हैं, एक कोशिकीय हैं, जो कि बैक्टीरिया भी एक कोशिकीय थे, तो ये तो दोनों में क्या हो गई है, समानता हो गई है, सिमिलैरिटी हो गई है। लेकिन हमने क्या कहा, ये यूकैरियोटिक है, लेकिन बैक्टीरिया तो कैसे थे, प्रोकैरियोटिक थे। तो ये क्या हो गया है, डिफरेंस हो गया। इसीलिए कहा है कि इन बैक्टीरिया और जो प्रोटोजोआ है उनमें क्या है, एक सिमिलैरिटी और एक डिफरेंस है। तो आपने कहा ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है जो परजीवी हो सकते हैं या स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं और प्रकृति में विषम पोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते हैं। उदाहरण अमीबा और पैरामीशियम आता है, जो कि यहाँ पे डायग्राम में आपको दिखाया गया। ये अमीबा है, ये पैरामीशियम है, ये यूक्लिना है। ठीक है, इसमें स्वपोषी भी आते हैं कुछ। ठीक है, सारे परपोषी नहीं आते, कुछ स्वपोषी भी आते हैं। एक बार नोट कीजिए डेफिनेशन। आपने नोट की है तो जल्दी से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे और एग्जाम्पल को ध्यान दीजिए। अगर आपने एग्जाम्पल नोट नहीं किए हैं तो एग्जाम्पल आपको नोट कर लेने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रोटोजोआ हमारा नेक्स्ट ग्रुप हो गया है। आगे आते हैं यहाँ पे एल्गी में। एल्गी जो होते हैं, आपने कहा they are a group of photosynthetic eukaryotic organisms that are a predominantly aquatic। एग्जाम्पल है स्पायरोगायरा है, क्लामाइडोमोनास। आपने कहा शैवाल क्या है, ये प्रकाश संश्लेषक यूकैरियोटिक जीवों का एक समूह है। देखिए हमने क्या कहा, इसे फोटो ऑटोट्रॉप का एग्जाम्पल आ गया है, जो मुख्य रूप से जलीय होते हैं। एग्जाम्पल इनके ये हैं। तो हमने कहा कैसे होते हैं, ये मल्टी सेलुलर होंगे। ठीक है, दूसरी बात हमने कहा कि जैसे आपने यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर दोनों हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मल्टी सेलुलर ही है या सिर्फ यूनिसेलुलर ही है, दोनों टाइप के हो सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि कैसे हैं ये, हमने बात की थी कीमो ऑटोट्रॉप की। हमने कहा फोटो ऑटोट्रॉप है। ठीक है, कैसे हैं ये, फोटो ऑटोट्रॉप है, यानी कि स्वपोषी होते हैं, अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। मैक्सिमम जो फोटोसिंथेसिस होती है वो यहाँ पे एल्गी करते हैं। अब एल्गी भी दोनों टाइप की हमारे लिए होती है, बेनिफिशियल भी होती है, हार्मफुल भी होती है। जैसे कि कई ऐसी एल्गी हैं जिन्हें कई अलग अलग कंट्री में भोजन के रूप में ग्रहण किया जाता है, सैलेड के रूप में ग्रहण किया जाता है, या पशुओं के चारे के रूप में यहाँ पे यूज किया जाता है। एक आपके लिए क्वेश्चन आता है स्पेस एल्गी। ठीक है, एक एल्गी को हम स्पेस एल्गी कहते हैं, क्या नाम है उसका, ये आप लोग एक बार घर से करके लेके आएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ग्रुप्स आते हैं जिसमें हमने बात की है अलग अलग जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके ग्रुप की। एक और ग्रुप हमारे पास आता है, एक और जो हमारे पास नाम आता है वो है वायरस। अब ध्यान रखिए, आपको ध्यान ये रखना है, जैसे कि हमने पहले भी यहाँ पे डिस्कस किया था, जो वायरस या विषाणु है वो आप किसी ऑर्गेनिज्म, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कैटेगरी में इन्हें नहीं रखते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, अलग स्ट्रक्चर होते हैं। हमने कहा ये लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में से किसी भी कैटेगरी में नहीं आते हैं, बीच की स्टेज होती है। अगर हम कहें सिंपली इनके स्ट्रक्चर पर हम जाएं तो हमने कहा इनमें कोशिका भी नहीं होती है। लिविंग का सबसे पहला कैरेक्टर होता है, आपने कहा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है, वो एनिमल है, वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सभी बने होते हैं सेल से। ठीक है, चाहे वो किसी की भी बात हो रही है, चाहे वो एक कोशिकीय है, बहुकोशिकीय है, यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, इससे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि सभी क्या है, कोशिका से बने हैं। अपने का वायरस एक ऐसे स्ट्रक्चर है जिनमें कोशिका नहीं पाई जाती है, इनमें सेल ही नहीं पाई जा रही है, तो हमने कहा इसे हम लिविंग की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आया होगा, अगर आपको ध्यान होगा, तो हमने कहा कि अगर इनमें सेल नहीं पाई जाती तो इनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, तो क्या स्ट्रक्चर इनके होते हैं। आपने कहा एक तो न्यूक्लिक एसिड है इस प्रकार से, और बाहर होती है प्रोटीन की कवरिंग। ठीक है, ये है जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लिक एसिड इसे कहेंगे। डीएनए और आरएनए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये वायरस है तो इनका जेनेटिक मटेरियल डीएनए आरएनए कुछ भी हो सकता है। और ये है प्रोटीन की लेयर। क्या है ये, प्रोटीन की लेयर है। ध्यान रखिए ये मेम्ब्रेन नहीं है,
ये झिल्ली नहीं है, जैसे कि प्लाज्मा झिल्ली आप पढ़ते हैं, ये झिल्ली नहीं है, ये प्रोटीन की लेयर है। इसको हम कैप्सिड कहते हैं और इनको हम कैप्सोमेयर कहते हैं। ये छोटे छोटे जो सेगमेंट हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, कैप्सोमेयर कहते हैं। ठीक है, इतना आपको अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, और इतना डिटेल में आपसे क्वेश्चन में तो नहीं पूछा जाएगा। तो हमने कहा कि जो वायरस है वो क्या है, एक्चुअली में न्यूक्लिक एसिड, और बाहर प्रोटीन की जो कवरिंग है उसी को हम क्या कह देते हैं, यहाँ पर वायरस कह देते हैं। वायरस के बारे में कुछ और चीज़ें समझेंगे, और आपके पास क्योंकि नोट्स यहाँ पर है तो आप क्या करेंगे, नोट्स को पढ़ करके आएंगे। आगे का जो पोर्शन है हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।